ईरान में 28 दिसंबर 2025 के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरानी प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह का हमला ईरानी सरकार करती है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। हालांकि उसका हस्तक्षेप जमीनी प्रकार का नहीं होगा, यानी जमीनी स्तर पर सैनिकों को नहीं उतारा जाएगा, लेकिन ईरान के ऐसे ठिकानों पर हमला किया जाएगा जहां पर उसको सबसे ज्यादा चोट लगे। ईरानी प्रदर्शन के कारण क्या है? अगर अमेरिका हमला करता है तो अमेरिका के हमले के क्या कारण हो सकते हैं, सबसे प्रमुख कारण क्या होंगे और इस पूरे संकट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी पक्षों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ईरानी संकट को थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं। अगर हम वर्तमान ईरानी संकट की बात करें तो ये मुख्यतः उत्तर दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जो शहर है वहां पर मुख्यतः केंद्रित है। 100 से ज्यादा शहरों में इसका प्रभाव पड़ा है और अभी तक अगर हम मानवाधिकार संगठनों की बात देखें तो उनके अनुसार 45 से लेकर के लगभग 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 8 से 9 बच्चे भी हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर लोग घायल भी हुए हैं और घायल होने के अलावा जो सरकारी आंकड़े हमें बताते हैं वो बताते हैं कि 650 पुलिसकर्मी इस पूरे प्रदर्शन में घायल हुए हैं। 60 जो अर्धसैनिक बल है वो भी इसके अंतर्गत घायल हुए हैं। इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या माना जा रहा है? इस पूरे प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय में ईरान में महंगाई दर में बहुत बड़ी स्तर पर वृद्धि हुई है। जैसे अगर सरकारी आंकड़ों की हम बात करें तो महंगाई में 42% के आसपास बढ़ोतरी हुई है और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 60% के आसपास महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। किचन ऑयल बहुत महंगा हो चुका है, चिकन भी बहुत महंगा हो चुका है, यानी लोगों के आम जनजीवन पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इसमें जो सरकार की नीति है, विशेष तौर से जो ईरानी केंद्रीय बैंक है उसकी नीति का भी एक कारण रहा है। यह माना जा रहा है कि उसने आयातकों के लिए सस्ते डॉलर की जो नीति थी, आयातकों को जो वो सस्ते डॉलर प्रदान करता था ईरानी केंद्रीय बैंक, उस योजना को उसने बंद कर दिया। जब उस योजना को उसने बंद कर दिया तो वस्तुएं महंगी होने लगी और बहुत से दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर भी गिरा दिए। डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल का जो मूल्य है वो इस स्तर तक गिर गया कि वो गिर करके $1 के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल का जो वैल्यू है वो 14 लाख डॉलर तक पहुंच गया $1 के मुकाबले। और वर्तमान में भी आप देखेंगे तो 9,94,000 के आसपास वो बना हुआ है। इवन अगर आप ईरानी मुद्रा की भारतीय मुद्रा रुपये से तुलना करें तो 1 रुपये के बराबर 11,000 ईरानी रियाल लगभग वर्तमान में चल रहा है। यानी ईरानी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है। इतनी ज्यादा वैल्यू गिर गई है तो स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति पर इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। और जब इतना ज्यादा असर पड़ा, लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा, तो उन्होंने जगह जगह अपने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। सरकार ने पहले इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की, जैसे उसने गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए $7 की सहायता प्रदान करने की घोषणा कर दी। लेकिन जब इससे भी काम नहीं चला तो उसने इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया और अब स्थिति बहुत ही हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे संकट के कारणों को अगर आप देखेंगे तो ये कारण अभी हाल ही के हमने बताए हैं। इसके कारण 1989 से ही लगातार चलते आ रहे हैं, यानी 1979 से ही चलते आ रहे हैं। तो वे कारण क्या है और पूरा इसका इतिहास क्या रहा है, अमेरिका किन कारणों से ईरान पर हस्तक्षेप कर सकता है, ईरान पर हमला कर सकता है, भारत पर इसके क्या प्रभाव होंगे, उसको हम जानेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को आसान बनाने के लिए, आप घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सके जीएस की, इसके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की पूरी तैयारी करवा देगा। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स इसके अंतर्गत मिलेंगी। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा और साथ ही इस फीस पर आपको ईएमआई की भी सुविधा है। तो अगर इस कोर्स से आप जुड़ते हैं और उसके बाद जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाकर के, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट भी हो जाएगी। यानी एक तरह से आपको ये कोर्स फ्री में पढ़ने वाला है। साथ ही अगर आप इस फीस में भी कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो इस कोर्स से जुड़ते हुए आप मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इसमें भी कुछ छूट प्राप्त हो जाएगी।
इस कोर्स से संबंधित जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। तीनों के बैच हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए और डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, यहां से भी आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे केवल इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं कि ईरान का जो संकट है ये कोई हाल का संकट नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना संकट है। और पुराना संकट ये है कि फरवरी 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ा जन विद्रोह हुआ। 1979 में बहुत बड़ा जन विद्रोह हुआ और वहां के जो शासक थे शाह रजा पहलवी, जो उनके वहां शासक थे शाह रजा पहलवी, वो देश छोड़ करके चले गए और इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई और वहां के एक सुप्रीम लीडर के रूप में कौन उभरा? अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी। वर्तमान में सुप्रीम लीडर कौन है? अयतुल्ला अली खोमेनी है। इनसे पहले कौन थे? अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी थे। ये सुप्रीम लीडर के रूप में उभरे। यहां पर एक और संकट नवंबर 1979 में हमें देखने को मिलता है। नवंबर 1979 में क्या हुआ कि ईरान स्थित जो अमेरिकी दूतावास था उस पर ईरानी छात्रों ने कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया और 444 दिनों तक ये बंधक बनाए रखे। इससे ईरान और अमेरिका के बीच जो राजनयिक संबंध थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, वो टूट गए और एक स्थायी शत्रुता की शुरुआत हुई। स्थायी शत्रुता की यहां से शुरुआत हो जाती है, आप देखेंगे। साथ ही अगर हम 1990 के दशक में अमेरिकी और ईरान के संबंधों को देखें तो 1990 के दशक में अमेरिका ने ईरान पर दो तरह के आरोप लगाए। एक आरोप तो यह लगाया कि ईरान का जो राज्य है वो वस्तुतः आतंकवाद को समर्थन प्रदान करता है, और साथ ही दूसरा आरोप यह लगा कि वो अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आड़ में वस्तुतः परमाणु हथियारों को विकसित कर रहा है। इसके कारण 1990 के दशक में ईरान पर बहुत बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े स्तर पर हानि भी हुई। इससे पहले एक और संकट आया था। एक और संकट क्या था? 1980 से लेकर के 1988 के बीच इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर आक्रमण कर दिया और यह 8 वर्षों तक युद्ध चला। इससे क्षेत्रीय अस्थिरता तो उत्पन्न हुई ही, साथ ही लाखों लोगों की मृत्यु हुई और ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े स्तर पर इससे नुकसान हुआ। तो अर्थव्यवस्था पहले से ही नुकसान में थी, आर्थिक प्रतिबंधों से वो और ज्यादा नुकसान में चली गई। ये लगातार आगे बढ़ती रही चीजें और वर्ष 2015 में हमें देखने को मिलता है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा थे तो उन्होंने एक डिफरेंट नीति का इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ और एक समझौता अस्तित्व में आया, जिसको हम जानते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से, JCPOA के नाम से। इसमें P5 देशों यानी परमानेंट 5 देश, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ये 6 देशों ने मिलकर के ईरान के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत यह तय हुआ कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कटौती करेगा, उसको सीमित करेगा, यानी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। उसका बेसिक मतलब यह था, और बदले में उस पर आर्थिक प्रतिबंधों के अंतर्गत छूट प्रदान की जाएगी। यह नीति अमेरिका ने अपनाई। लेकिन वर्ष 2016 में अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप बने, और वर्ष 2018 में उन्होंने इस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया और मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपनाई ईरान पर। मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के अंतर्गत उसने ईरान पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इन प्रतिबंधों का असर भी पड़ा। जैसे अगर आप भारत का ही उदाहरण देखें तो वर्ष 2018-19 में भारत ईरान से लगभग अपने 9% तेल को आयात करता था, लगभग 9%। वर्तमान में वर्ष 2024-25 का आंकड़ा देखेंगे तो ईरान से भारत अपने तेल जरूरतों का कितना लेता है? 0.04% लगभग ये आंकड़ा है। तो ये प्रतिबंधों का ही असर है, ठीक है। तो इस तरह के असर पड़े। साथ ही ईरान में आपने वर्ष 2022-23 में एक बहुत बड़ी घटना घटी कि वहां एक महिला जिसकी उम्र मात्र 22-23 साल थी, महसा अमीनी, 2022-23 की घटना है ये, वहां पर हिजाब कानून के उल्लंघन में उनकी गिरफ्तारी हुई और हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। ईरान में इसको लेकर के बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत बड़े स्तर पर, और उनका भी बहुत बड़े स्तर पर दमन किया गया। साथ ही आर्थिक प्रतिबंध तो लगातार चल ही रहे थे। आर्थिक प्रतिबंधों के बीच इसी बीच वर्ष 2023 में जो हमास और इजराइल के बीच संकट, गजा का संकट खड़ा हो गया, और वर्ष 2025 में आप देखते हैं जून महीने में ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उस पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। मुख्यतः अमेरिका ने हमला कर दिया।
तो ये जो संकट है इसका, ये बहुत पुराने समय से लगातार संकट चला रहा है। यहां पर आपके लिए समझना जरूरी है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, वे कौन से कारण हैं कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को प्रेरित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर ईरान परमाणु हथियार विकसित कर लेता है, क्योंकि अक्टूबर 2025 में ईरान ने भी JCPOA से, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, उससे अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया है। यानी कोई भी अब संधि ऐसी नहीं रह गई है जिस संधि से वो बाध्य है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, वो उसको बढ़ा सकता है। अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो ये मध्य पूर्व में पूरे शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। शक्ति संतुलन को किस प्रकार से बिगाड़ेगा? क्योंकि अगर ये परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इजराइल पर भी दबाव आ जाएगा, सऊदी अरब पर भी दबाव आ जाएगा। साथ ही ईरान के धीरे धीरे संबंध विकसित हो रहे हैं रूस से और चीन से, इसलिए उस पर दबाव बनाने की जो पावर है वो अमेरिका की सीमित हो सकती है। साथ ही आपने एक समझौते के बारे में सुना होगा जो 1974 में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच हुआ था। ये समझौता ये था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमत थी वो डॉलर में तय की जाएगी, और फिर बाद में ये समझौते दूसरे तेल निर्यातक देशों के साथ भी अमेरिका ने किए। और अगर यहां पर ईरान प्रमुख हो जाता है और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का जो निर्धारण होता है वो डॉलर में न करने के लिए कोई प्रेशर व्यवस्था डेवलप हो जाती है, तो उससे पूरी डॉलरीकरण की ही व्यवस्था पर संकट आ जाएगा, जो अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व को, अमेरिका के वित्तीय वैश्विक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए शक्ति संतुलन में बदलाव न हो, अमेरिका नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह से परमाणु हथियार हासिल करे, और इसलिए वो इन प्रदर्शनों की आड़ में ईरान पर हमला कर सकता है, निश्चित रूप से कर सकता है। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच एक स्थायी शत्रुता है, क्योंकि ईरान पर आरोप क्या है कि वो लेबनान में हिजबुल्लाह को, यमन में हुती विद्रोहियों को और गजा में हमास को एक तरह से समर्थन देता रहा है, सैन्य समर्थन देता रहा है, हथियारों की आपूर्ति भी करता है। इजराइल इनको अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। तो अगर ईरान की स्थिति में बढ़ोतरी होती है, मजबूत होती है, तो इजराइल उसके लिए, उसको अपने अस्तित्व के लिए ही खतरा मानता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को आपस में जोड़ती है और विस्तारित रूप से अरब सागर को पर्शियन गल्फ से जोड़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 25% यहां से निकलता है। तो अगर ईरान प्रभावी हो गया और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने प्रभाव को एस्टेब्लिश कर दिया तो वैश्विक तेल आपूर्ति निश्चित रूप से प्रभावित हो सकती है। वैश्विक तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें तेल की कीमत डॉलर में ही तय हो, यह चीज भी प्रभावित हो सकती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही ईरान पर प्रेशर बना करके एक वैश्विक स्तर पर रूस और चीन पर भी अमेरिका दबाव बनाने की एक स्थिति को देखता है। उस संदर्भ में भी अगर आप चीजें देखेंगे तो अमेरिका यहां पर हमला कर सकता है। यही सबसे प्रमुख कारण इसके माने जा रहे हैं। भारत पर इन घटनाओं का क्या प्रभाव होगा? जैसा कि अभी आपको बताया था कि भारत ने पहले ही अपने तेल के आयात को विविधीकरण उसका कर दिया है। सबसे ज्यादा भारत रूस से भी तेल खरीदता है। अब भारत सऊदी अरब और इराक, अफ्रीकी देशों और अमेरिका से भी तेल खरीदता है। तो भारत ने अपने तेल का जो मार्केट है, तेल का आयात है, उसका विविधीकरण किया है, डाइवर्सिफिकेशन किया है। 2018-19 में भारत ईरान से लगभग 9% तेल खरीदता था, अब वो 2024-25 में घट करके 0.04% हो गया है। तो इस स्तर पर तो भारत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत पर दूसरे स्तरों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 20 से 25% तेल की आपूर्ति होती है। तो अगर इस पर दबाव बढ़ गया तो इससे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल की कीमत है वो अस्थिर हो जाएंगी। भारत अपनी तेल की जरूरतों का 85% से भी ज्यादा या इसके लगभग आयात करता है। तो अगर उसका आयात महंगा होगा तो राजकोषीय घाटा उसका बढ़ेगा, उसका चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा, तो उसका वित्तीय बाजार भी अस्थिर हो सकता है, उसका मार्केट भी अस्थिर हो सकता है। तो भारत पर इस तरह से वित्तीय दबाव तो निश्चित रूप से पड़ जाएगा। एक और कारण क्या है? एक और कारण यह भी है कि भारत का जो खाड़ी देश है, यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, इन देशों में भारत के लगभग 90 लाख लोग रहते हैं। तो अगर किसी भी तरह का वैश्विक संकट खड़ा होता है तो वहां से भारतीय नागरिकों को निकालना भी भारत की एक जिम्मेदारी बन जाती है, इनकी सुरक्षा को स्थापित करना भी भारत की एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस स्तर पर भी भारत के लिए एक प्रभाव डालने वाला ये पूरा सिनेरियो है।
इसके अलावा तीसरा प्रभाव क्या होगा कि ईरान में यहां पर चाबहार पोर्ट को भारत विकसित कर रहा है ताकि वो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच को एस्टेब्लिश कर सके, और पाकिस्तान को वो बाईपास करता है। ईरान पर किसी भी तरह का हमला होता है तो भारत की पूरी परियोजना, पूरी योजना खतरे में पड़ जाती है। ये भी भारत के लिए एक नुकसानदेह स्थिति है। एक और स्थिति भारत के लिए खड़ी हो सकती है कि वैश्विक स्तर पर भारत का रणनीतिक साझेदार भी अमेरिका है। तो अगर इस तरह के संकट उभरते हैं तो भारत ईरान के साथ संबंधों, चीन और रूस के साथ संबंधों के साथ साथ अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों में बैलेंस किस तरह से स्थापित करता है, यह भी एक देखने वाली बात होगी। ये भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चुनौती होगी। ये प्रभाव भारत के ऊपर हो सकते हैं। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है। दूसरा कथन है, ईरान पर युद्ध होने से चाबहार परियोजना बाधित हो सकती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।